हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो हमारी यूजीसी नेट की सीरीज चल रही है, आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है। वो किस पे है? आज हमारा नेग्लिजेंस आज का हमारा टॉपिक होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। बस ध्यान रखना, ये जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जीआरएफ के पर्पज से कर रहे हैं या यूजीसी नेट क्लियर करने के पर्पज से कर रहे हैं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए ही ज्यादा हेल्पफुल मानी जाएगी, क्योंकि मेन पॉइंट्स इनको ध्यान में रखकर ही कवर करे जा रहे हैं। ओके, आ जाओ। सबसे पहले हम इंट्रो देख लेते हैं। टॉर्ट क्या है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या है? एक सिविल रॉन्ग है। क्या है टॉर्ट? एक सिविल रॉन्ग है। इज व्हेन वन पर्सन या एंटिटी कोई भी इंजरी दे रहा है, जब सामने वाले बंदे को, जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को इंजरी दी जिसकी वजह से मिस्टर बी को डैमेजेस हुए, तो मिस्टर बी जो है सू कर सकता है मिस्टर ए को। क्यों? मिस्टर ए ने क्या कमिट करा? टॉर्ट कमिट करा। ओके, कई सारे स्पेसिफिक टॉर्ट्स हैं। अब देखो, ये एमसीक्यू बनता है। यहाँ पे स्पेसिफिक टॉर्ट्स के ऑप्शंस पूछ लेंगे और तुम्हें ऑप्शंस दे देंगे जिसमें आंसर ऑल ऑफ द अबव भी मिलेगा। ठीक है, ये कंपल्सरी नहीं है, तीन चार भी दे सकते हैं अलग अलग। तो स्पेसिफिक टॉर्ट्स जैसे नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, ट्रेसपास, डेफामेशन एक्सेट्रा, जो हम आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे भी। आ जाओ, हम समझते हैं नेग्लिजेंस क्या है। नेग्लिजेंस को अगर हम बिल्कुल नॉर्मल टर्म में समझें, नेग्लिजेंस मतलब केयरलेसनेस। मतलब जो बंदा लापरवाही से कोई काम कर रहा है, लापरवाही कर रहा है किसी भी काम को करने के लिए, दैट इज कंसीडर्ड टू बी नेग्लिजेंस। अभी हम इसका लीगल टर्म भी देखेंगे। सेकेंडली, इन लीगल यूसेज इट signifies failure to exercise the standard of care which the doer should have exercised। इसका मतलब अगर हम लीगल टर्म में समझे कि भाई मिस्टर ए से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तेरे को कुछ केयर करनी चाहिए थी ये काम करते हुए, पर तूने वो केयर नहीं ध्यान दिया, उस पे उतना ध्यान नहीं किया, देन इट विल बी कंसीडर्ड कि ए ने क्या किया है? नेग्लिजेंस किया है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटेंशनल या डेलिबरेट हार्म। एक तो होता है तुम जान करके कोई हार्म कर रहे हो, एक क्या होता है कि तुम्हें स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो है मेंटेन करनी चाहिए थी, बट तुमने वो मेंटेन नहीं करी, तो तुमने क्या कमिट किया? नेग्लिजेंस। अब हम इसको समझते हैं नेग्लिजेंस को लीगल टर्म में कैसे बताया गया। नेग्लिजेंस के तीन मेजर एसेंशियल्स। क्या क्या? कि डिफेंडेंट की ड्यूटी बनती थी प्लेंटिफ की तरह, प्लेंटिफ की तरफ डिफेंडेंट की ड्यूटी बनती थी कि उसको ऐसा काम नहीं करना, उसको ध्यान से करना है जो भी करना है, बट डिफेंडेंट ने वो ड्यूटी क्या कर दी? ब्रीच कर दी। अब प्लेंटिफ को उसकी वजह से क्या हो रहा है? डैमेजेस हो रहा है। कोई भी ड्यूटी हो सकती है प्लेंटिफ के प्रति। सपोज मेरे को कोई अगर प्रोडक्ट बनाना था, तो मेरी ड्यूटी थी, मिस्टर ए की ड्यूटी थी, वो प्रोडक्ट बिल्कुल सही होना चाहिए। वो क्या है? कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, गलत उसमें कोई भी सब्सटेंस नहीं मिला होना चाहिए। ठीक है, मेरी ड्यूटी थी मिस्टर ए की, बट उसको ड्रिंक को बी ने पी लिया जिसकी वजह से बी की डेथ हो गई। तो ए की ड्यूटी थी, जो ए ने ब्रीच करी अपनी ड्यूटी, जिसकी वजह से बी को डैमेजेस हुए। तो यहाँ पे नेग्लिजेंस कमिट किया गया किसके द्वारा? मिस्टर ए के द्वारा। ठीक है, अब हमने बोला यहाँ पे हमें तीन टर्म्स क्या ध्यान रखनी है, कि तुम्हारी ड्यूटी ऑफ केयर थी जो ब्रीच करी गई है, प्लस सामने वाली पार्टी को क्या हुआ है? डैमेजेस हुआ है। ये एमसीक्यू में डायरेक्ट आता है कि ड्यूटी ऑफ केयर थी, जो ड्यूटी तुमने ब्रीच करी है, और सामने वाले बंदे को डैमेज हुआ है। अब इस ड्यूटी ऑफ केयर में हम तीन चीजें पढ़ेंगे। क्या तीन चीजें पढ़ेंगे? और ये वाला डायरेक्ट एमसीक्यू आता है कि ड्यूटी ऑफ केयर में क्या क्या इंक्लूड है। ये वाला ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी डायरेक्ट एमसीक्यू आता है। देखो, ड्यूटी ऑफ केयर में तीन चीजें क्या है? जो भी हमारी ड्यूटी होगी वो डिपेंड करती है रीजनेबल फोर्सिबिलिटी ऑफ इंजरी। क्या डिफेंडेंट वो इंजरी देख पा रहा था कि हाँ, सामने वाले मिस्टर बी को ये इंजरी हो सकती है? तो ड्यूटी उस पर भी डिपेंड करती है। कोई लाइबिलिटी नहीं होगी जब इंजरी इज नॉट फोर्सिएबल, जब मेरे को इंजरी का अंदाजा ही नहीं है, मैं पता ही नहीं कर सकती, तो मेरी कोई लाइबिलिटी, मतलब कि डिफेंडेंट की कोई भी लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। अभी एक बार हम पढ़ेंगे डिटेल में दोबारा। थर्ड, रीजनेबल फोर्सिबिलिटी का मतलब रिमोट पॉसिबिलिटी नहीं है कि हुआ होगा, दूर की, रिमोट मतलब दूर की, दूर की पॉसिबिलिटी नहीं मानी जाती है। ठीक है, अब आ जाओ ब्रीच ऑफ ड्यूटी पे। ब्रीच ऑफ ड्यूटी में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी अटेन। जो मुझे ऑब्जेक्ट अटेन करना है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी? द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क, उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, एंड द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर विच सर्विसेज आर ऑफर्ड। जो सर्विसेज तुम मेरे को दे रहे हो, मैं उसके लिए जो कंसिडरेशन दे रहा हूँ, वो भी डिपेंड करेगा हमारे ब्रीच ऑफ ड्यूटी पे। अब इन तीनों को हम पहले लाइन वाइज पढ़ते हैं। हमने बोला सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ड्यूटी ऑफ केयर पढ़ेंगे। ड्यूटी ऑफ केयर में हम क्या पढ़ेंगे? कि जो हमारी ड्यूटी है वो किस पे डिपेंड करती है? रीजनेबल फोर्सिबिलिटी पे। चलो देखते हैं। हमने बोला पहले हम पढ़ते हैं ड्यूटी ऑफ केयर।
कि ड्यूटी ऑफ केयर टू द प्लेंटिफ, डिफेंडेंट की ड्यूटी बनती है वो जो भी काम कर रहा है, जो भी ड्यूटी कर रहा है, वो हर चीज ध्यान में रखकर करे। ठीक है। और कौन सी ड्यूटी की बात करी है यहाँ पे? यहाँ पे ड्यूटी की बात करी है उसकी लीगल ड्यूटी की, मोरल रिलीजियस या सोशल ड्यूटी की बात नहीं करी। तो अगर कोई बेगर है, किसी बेगर को मैंने अगर 5-6 दिन तक खाना नहीं दिया, तो मेरे को सू नहीं कर सकते। क्यों? मेरी वहां पे कोई भी लीगल ड्यूटी नहीं थी। तो क्या होना जरूरी है? लीगल ड्यूटी होना जरूरी है। एग्जाम्पल देखते हैं। एन एपिलेंट ब्रॉट जिंजर बियर फ्रॉम अ रिटेलर, उसने जिंजर बियर खरीदी रिटेलर से। सम ऑफ द बियर वॉज ड्रंक, उसने पी ली। वेन शी पोर्ड सेकंड ग्लास, जब उसने सेकंड ग्लास में डाली, सेकंड ग्लास दोबारा भरा, अ डीकम्पोज बॉडी निकली स्नेल की। एपिलेंट ने एलेज किया शी सफर्ड अ लॉट ड्यू टू ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड कंटेंट, कि उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई जब उसने वो चीज पी ली। वन ऑफ द डिफेंसेस प्लीडेड बाय द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट क्या प्लीड ले रहा है? डिफेंडेंट अपने हक में क्या बोल रहा है? कह रहा है मेरी तो कोई ड्यूटी ही नहीं बनती थी प्लेंटिफ की तरफ। हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं ऐसा थोड़ी ना होता है। मैन्युफैक्चरर की ड्यूटी होती है कि जब भी वो बोतल बना रहा है, उसमें कोई भी गलत सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, उसकी ड्यूटी ऑफ केयर होती है। और जो कि तुमने ड्यूटी ऑफ केयर क्या करी है? ब्रीच करी है। आगे समझ। तो ये था हमारा ड्यूटी ऑफ केयर पे। इसमें हमने बोला 3 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से? पहला पढ़ते हैं। ड्यूटी जो है वो डिपेंड करती है रीजनेबल फोर्सिएबिलिटी ऑफ इंजरी, क्या वो इंजरी डिफेंडेंट के द्वारा देखी जा रही है कि नहीं। देखते हैं। वेदर द डिफेंडेंट ओज अ ड्यूटी टू द प्लेंटिफ और नॉट, तो क्या डिफेंडेंट की प्लेंटिफ के प्रति ड्यूटी बनती है कि नहीं, वो डिपेंड करती है रीजनेबल फोर्सिएबिलिटी ऑफ द इंजरी टू द प्लेंटिफ, कि क्या वो मैं इंजरी का अंदाजा लगा सकती थी। अगर मुझे इंजरी का अंदाजा था, फिर भी डिफेंडेंट ने अपनी ड्यूटी तोड़ी, तो यहाँ पे डिफेंडेंट उस चीज के लिए क्या हो जाएगा? लायबल हो जाएगा। एग्जाम्पल से भी समझेंगे। अगर एक्ट करते समय डिफेंडेंट वो चीज देख सकता था, तो उसको पूरी कोशिश करनी है कि वो प्रिवेंट कर सके उस इंजरी को। अगर वो प्रिवेंट नहीं करता, तो भाई डिफेंडेंट तुम तो यहाँ पर लायबल माने जाओगे। ठीक है। केस लो देखते हैं इसका, जो एमसीक्यू में पूछा भी गया है। एस धनवानी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, द डिसीज्ड स्लिप्ड इनटू पिट फिल्ड विद पिट, अब खड्डे में गिर गया जो रेन वाटर से भरा हुआ था रात में। ही कॉट होल्ड ऑफ नियर बाय इलेक्ट्रिक पोल टू अवर्ट अ फॉल, अब गड्ढे में गिरने से बचने के लिए उसने क्या है, वहां पे इलेक्ट्रिक पोल को पकड़ लिया ताकि वो बच जाए। पर इलेक्ट्रिसिटी की लीकेज की वजह से पोल में उसको बल्कि शॉक लग गया, करंट लग गया। द रिस्पोंडेंट जो डिफेंडेंट है, जिसको ड्यूटी थी इलेक्ट्रिक पोल को मेंटेन करने के लिए, यहाँ पे उसने कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं निभाई। हो सकता है तारे ऐसे ही पानी में चली गई हो, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोक्यूट हो गया था। तो यहाँ पे नेग्लिजेंट कंसीडर किया गया और उसको लायबल हेल्ड भी किया गया। तो यहाँ पे फोर्सिएबल थी वो इंजरी, क्योंकि उसको दिख रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक पोल प्रॉपर प्रॉपर बंधा हुआ है तो कोई इशू ही नहीं है। बट अगर उसको दिख रहा है कि उसकी वायर्स वगैरह कुछ भी खराब हो रखी हैं, तो उसकी ड्यूटी बनती थी डिफेंडेंट की उस चीज को रिपेयर करने के लिए। ठीक है। अगला पॉइंट जो हमने पढ़ा था ड्यूटी ऑफ केयर में, नो लाइबिलिटी व्हेन इंजरी इज नॉट फोर्सिबल। भाई जब डिफेंडेंट को वो इंजरी दूर दूर तक दिख ही नहीं दी, तो डिफेंडेंट उस चीज के लिए भी लायबल नहीं माना जाएगा। देखते हैं। इफ द हार्म वाज नॉट फोर्सिएबल, डिफेंडेंट नेग्लिजेंट नहीं होगा, देन ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, फिर वो उस चीज के लिए लायबल नहीं होगा। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट केस है, रियान वर्सेस यंग। इसमें क्या हुआ? डिफेंडेंट का सर्वेंट वाइल ड्राइविंग अ लॉरी सडनली डाइड, वो मर गया जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। जब वो मरा इंसिडेंट सडनली, जब वो चलाते चलाते गाड़ी मर गया, तो ये एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से इंजरी हो गई प्लेंटिफ को भी। डिफेंडेंट का सर्वेंट था जो गाड़ी चला रहा था, अचानक वो मर गया जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ और प्लेंटिफ को चोट लग गई। ड्राइवर हेल्दी लग रहा था एंड डिफेंडेंट को आइडिया ही नहीं था उसको अचानक जो है डेथ हो जाएगी। इट वॉज हेल्थ की जो एक्सीडेंट हुआ है वो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ है, और डिफेंडेंट को हम लायबल नहीं कहेंगे। क्यों? सपोज अगर डिफेंडेंट ने अपना जो है यहाँ पे सर्वेंट भेजा, भाई ठीक है सर्वेंट तू ऐसा कर, तू जाकर प्लेंटिफ को गाड़ी से छोड़ा। अब जब तुम प्लेंटिफ को छोड़ने जा रहे हो, डिफेंडेंट को आइडिया ही नहीं था कि सर्वेंट तो बहुत हेल्दी मैन था। अचानक सर्वेंट की बैठे बैठे जो है गाड़ी चलाते हुए की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और प्लेंटिफ को भी चोट लग जाती है। तो यहाँ पे हम डिफेंडेंट को लायबल नहीं कहेंगे, रीजन बीइंग एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस यहाँ लिया गया, क्योंकि सर्वेंट बहुत हेल्दी कंडीशन में था, डिफेंडेंट को कोई भी आइडिया नहीं था कि उसकी अचानक डेथ हो जाएगी। ठीक है। और जो हमने रीजनेबल फोर्सिबिलिटी पढ़ी, उसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि रीजनेबल फोर्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि बहुत दूर की पॉसिबिलिटी, डज नॉट मीन रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट मतलब दूर की। टू एस्टेब्लिश नेग्लिजेंस इट इज नॉट इनफ टू प्रूव दैट द इंजरी वाज फोर्सिबल,
ये वाला एमसीक्यू बनता है बट अ रीजनेबल लाइकलीहुड ऑफ द इंजरी। तुम्हें अंदाजा होना चाहिए, अगर दूर का अंदाजा लगा रहे हो तो वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। द ड्यूटी इज टू गार्ड अगेंस्ट प्रोबेबिलिटीज रेदर देन बेयर पॉसिबिलिटी। हमारी ड्यूटी क्या है, डिफेंडेंट की ड्यूटी क्या है, तू अपने आप को जो है प्रोटेक्ट कर सकता है प्रोबेबिलिटीज के अगेंस्ट में। बेयर पॉसिबिलिटी मतलब कि हाँ, हो भी सकता था, ये चीजें नहीं। रीजनेबल अगर लाइकलीहुड है, चांसेस अगर हाई है तो ठीक है, और डिफेंडेंट को अगर पता था तो डिफेंडेंट लायबल होगा। बट अगर रिमोट पॉसिबिलिटी है, बहुत ही कम चांसेस थे उस चीज के, तो डिफेंडेंट को तो कोई आइडिया ही नहीं था, तो डिफेंडेंट भी लायबल उसमें नहीं होगा। ठीक है, हमने पढ़ लिया ड्यूटी ऑफ केयर। अब आ जाओ, अगर उसने वो ड्यूटी ब्रीच करी, ब्रीच का मतलब क्या हो गया वो पढ़ लेते हैं। ब्रीच ऑफ ड्यूटी मतलब नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ ड्यू केयर विच इज रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। कि भाई इतनी ड्यू केयर की जरूरत थी, तुमने वो चीज नहीं करी है एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। तो अगर इस सिचुएशन में इतनी ड्यूटी की जरूरत थी कि तुम्हें इतना ध्यान तो रखना था काम करते हुए, बट तुमने वो भी अगर ध्यान नहीं रखा, देन दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी ब्रीच ऑफ ड्यूटी। जैसे कि इलेक्ट्रिक पॉल वाला, तुम्हारी ड्यूटी थी कि एटलीस्ट इसको जो है प्रॉपर तुम पैक करके रखते, और अगर तुमने वो भी नहीं ढंग से किया, देन यू विल बी लायबल। स्टैंडर्ड ऑफ केयर हम कैसे देखेंगे, कितना ड्यू केयर हमें देखना होगा, हम देखेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एक रीजनेबल मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इज रिक्वायर्ड दैट ऑफ अ रीजनेबल मैन और ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन। तो अगर डिफेंडेंट ने एक प्रूडेंट मैन की तरह एक्ट किया है, जो एक रीजनेबल पर्सन उस सिचुएशन में एक्ट करता, अगर डिफेंडेंट ने भी वैसे ही एक्ट किया है, तो डिफेंडेंट उस चीज के लिए तो लायबल नहीं होगा। बट अगर डिफेंडेंट ने नेग्लिजेंस दिखाई, केयरलेसनेस दिखाई, देन डिफेंडेंट जो है उस चीज के लिए क्या होगा, लायबल माना जाएगा। ठीक है, आ जाओ आगे। अब इसमें हमने ऊपर 3 पॉइंट्स पढ़े ब्रीच ऑफ ड्यूटी में, अब ब्रीच ड्यूटी ऑफ केयर में। अब ब्रीच ऑफ ड्यूटी में 3 पॉइंट्स कौन से देखेंगे, इंपॉर्टेंस क्या है ऑब्जेक्ट का, मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क देखेंगे, एंड अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। पहला पॉइंट देखते हैं, इससे एमसीक्यूज आता है, मैं तभी पढ़ा रही हूँ, वरना नॉर्मल नेग्लिजेंस में इतना डीप में नहीं पढ़ाया जाता है। ओके, तो इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट देख लेते हैं हम। लॉ परमिट्स टेकिंग चांसेस ऑफ सम मेजर ऑफ रिस्क सो दैट वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज कैन टेक प्लेस इन पब्लिक इंटरेस्ट। देखो, जो यहाँ पे एमसीक्यू आता है वो मेन आता है, ये 3 पॉइंट्स दिखा देंगे, प्लस चौथा पॉइंट भी कुछ दे देंगे, जिसमें पूछेंगे बताओ जो तुम्हारा ब्रीच ऑफ ड्यूटी है या जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, किन पॉइंट्स को ध्यान में रख के लेना चाहिए। अब इनको तीनों को डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट मतलब सबके समझ आने चाहिए। जैसे कि मतलब समझते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी अटेन, जो तुम्हें ऑब्जेक्ट अटेन करना है उसकी वैल्यू क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल से देखो, हो सकता है कुछ स्पीड जो है नेग्लिजेंट नहीं है फायर ब्रिगेड के लिए, अगर मानो वो 120 की स्पीड पे चल रहा है तो हो सकता है वो इसके लिए नेग्लिजेंट ना हो, बट सेम स्पीड जो है हम नेग्लिजेंस मान सकते हैं दूसरे व्हीकल के लिए। तो इंपॉर्टेंस देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हमें अटेन करना है उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क, मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क क्या है वो देख लेते हैं। डिग्री ऑफ केयर रिक्वायर्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू ईच सिचुएशन। भाई तुम्हें कितनी केयर करनी है वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। व्हाट मे बी केयरफुल एक्ट इन वन सिचुएशन मे बी नेग्लिजेंट इन अनदर। हो सकता है यहाँ पे वो चीज हमारी केयरफुल लग रही हो, बट वही वो चीज सामने वाले की इसमें अनकेयरफुल लग रही हो, मतलब कि लेस केयरफुल लग रही हो। जैसे यहाँ पे फायर ब्रिगेड के लिए वो चीज सही थी, केयरफुल लग रही थी, बट अगर नॉर्मल व्हीकल वाला चला रहा है तो हमें दिख रहा है कि ये भाई ये तो गलत तरीके से चला रहा है। द लॉ डज नॉट डिमांड द सेम अमाउंट ऑफ केयर अंडर ऑल सिचुएशन। तुम सेम सिचुएशन अगर तुम्हें दे दी हमने, सारी सिचुएशन ये अलग अलग सिचुएशन दे दी, तो लॉ ऐसा नहीं कहेगा कि तुम्हें अमाउंट ऑफ केयर जो है चारों ही कंडीशंस में सेम रखनी है, ऐसा नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन दी कंडीशन टू कंडीशन। ठीक है, एक केस लॉ देखते हैं इसका। केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस सुरेश कुमार। अ माइनर बॉय, माइनर मतलब जो 18 से कम का है, माइनर बॉय केम इन कांटेक्ट विद ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर which has sagged to 3 feet above the ground, जो ग्राउंड से कितना था, 3 feet above था, got electrocuted thereby and received burn injuries, उसको burn injuries हो गई इलेक्ट्रोक्यूट की वजह से। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैड ड्यूटी, भाई तुम्हारी ड्यूटी बनती थी क्या, कि कम से कम 15 फीट अबव होना चाहिए था ओवरहेड वायर जो होता है। द बोर्ड वॉज हेल्ड लाइबल फॉर ब्रीच ऑफ इट्स ड्यूटी। तो बोर्ड को हमने क्या किया, लाइबल हेल्ड किया। तो भाई हर कंडीशन पे तुम्हारी ड्यूटी मैंडेटरी होती है, वो देखी जाती है कि तुम कैसे उसको टैकल कर रहे हो। ठीक है, आ जाओ लास्ट जो था ब्रीच ऑफ ड्यूटी में, कि अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर विच सर्विसेज आर ऑफर्ड, इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो, तो जो डिग्री ऑफ केयर है वो डिपेंड करती है कैसी सर्विसेज ऑफर करी जा रही हैं डिफेंडेंट के द्वारा, और प्लेंटिफ कितना उसके लिए पैसा दे रहा है।
तो अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर विच सर्विसेज आर ऑफर्ड, तो जो सर्विसेज डिफेंडेंट दे रहा है, प्लेंटिफ जो कंसिडरेशन दे रहा है, तो डिग्री ऑफ केयर उस पर भी डिपेंड करती है। इसका केस लॉ देखते हैं। क्लॉज माइटल बेचर्ड वर्सेस ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड। इसमें क्या हुआ, द क्वेश्चन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ अ 5 स्टार होटल अक्रॉस अरोज टू अ विजिटर हु गॉट सीरियसली इंजर्ड। जब उसने स्विमिंग पूल में डाइव मारी, उसको बहुत ज्यादा इंजरी हो गई थी। इट वॉज ऑब्जर्व, भाई कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे वो 5 स्टार होटल हो चाहे नॉर्मल होटल हो, जब तुम सेफ्टी ऑफ गेस्ट ही तुम्हारा जो है मेन कंसर्न होना चाहिए, चाहे तुम कितना ही कंसिडरेशन ले लो, तुम्हारी ड्यूटी बनती थी, अगर तुम कोई स्विमिंग पूल दे रहे हो या कोई भी सर्विसेज फॉर एग्जांपल दे रहे हो, तुम्हारी ड्यूटी बनती थी, तुम्हें सबसे पहले क्या देखनी होती है, सेफ्टी ऑफ गेस्ट देखनी होती है, जो कि तुम होटल वालों ने यहाँ पे क्या कर दी, वो ड्यूटी का ब्रीच कर दिया, तो उनको क्या कर दिया, यहाँ पे लाइबल हेल्ड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नेग्लिजेंस में क्या चीजें पढ़ी, हमने नेग्लिजेंस में पढ़ी कि हमारी ड्यूटी होती है, किसकी ड्यूटी होती है, डिफेंडेंट की ड्यूटी होती है, किस चीज की, टू टेक केयर, हमें जो है ध्यान रखना है, और ध्यान कैसे रखना है, एक रीजनेबल प्रूडेंट मैन की तरह, किसकी तरह, एक रीजनेबल प्रूडेंट मैन की तरह। अगर वो ड्यूटी ब्रीच कर दी तो क्या होगा, ब्रीच कर दी तो मिस्टर डिफेंडेंट जो है उस चीज के लिए क्या हो जाएगा, हमारा लाइबल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ब्रीच ड्यूटी करिए, इसका मतलब प्लेंटिफ को क्या हुआ होगा, डैमेजेस हुआ होगा, प्लेंटिफ को क्या हुआ होगा, डैमेजेस हुआ होगा। ड्यूटी में भी हमने 3 पॉइंट्स पढ़े, रीजनेबल फोर्सिबिलिटी वाला, रिमोट वाला भी पढ़ा, और एक जब नॉन नॉन फोर्सिबिलिटी वाला था, अनफोर्सिबल था। जस्ट वेट, मैं वर्ड गलत बोल रही हूँ शायद। हाँ, नॉट फोर्सिएबल था, ठीक है, जब नॉट फोर्सिएबल था। ठीक है, ऐसे ही हमने ब्रीच ऑफ ड्यूटी में पढ़ा, ऑब्जेक्ट वाला पढ़ा, अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन पढ़ा, एंड क्या पढ़ा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क पढ़ा। अब हम जो एक और टॉपिक आ जाता है इसमें छोटा सा, नेग्लिजेंस के टाइप्स के ऊपर। टाइप्स ऑफ नेग्लिजेंस क्या होते हैं, नेग्लिजेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी, एक होता है कंपोजिट। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं। देखो, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या हुआ, मिस्टर ए तो कोई गलती कर ही रहा था, पर साथ में मिस्टर बी की भी भागीदारी थी। कॉन्ट्रीब्यूटरी मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन, दोनों ही प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का दोनों का ही कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन था। बट कंपोजिट में क्या होता है, कंपोजिट में क्या होता है, मिस्टर ए और बी दोनों ही गलत कर रहे थे मिस्टर सी के साथ। यहाँ पे ये दोनों ही गलत कर रहे थे, दोनों प्लेंटिफ, ये सॉरी, दोनों डिफेंडेंट हो गए जो गलती कर रहे हैं, और इनोसेंट कौन हो गया यहाँ पे, मिस्टर सी, दैट इज प्लेंटिफ। यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन हो गया। बट कॉन्ट्रीब्यूशन में क्या है, दोनों प्लेंटिफ भी और डिफेंडेंट भी दोनों ही अपने बेस पे क्या है, गलत है। देखते हैं contributory, if plaintiff own lack of care contributed to the harm, that will be called contributory negligence। तो अगर प्लेंटिफ ने खुद भी कहीं ना कहीं लैक ऑफ केयर करी है, जहां पे एक सावधानी बरतनी चाहिए थी वहां पे उसने कमी दिखाई है प्लेंटिफ ने, तो भाई प्लेंटिफ वो तू भी उस चीज के लिए लायबल होगा। डिफेंडेंट में यूज इट एज अ पार्शियल डिफेंस रिड्यूसिंग डैमेजेस बेस्ड ऑन प्लेंटिफ्स फॉल्ट। देखो क्या होता था पहले, पहले क्या होता था, जो डिफेंडेंट है ना, जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट क्या है, कंप्लीट डिफेंस ले लेता था, कंप्लीट डिफेंस ले लेता था। कैसे, कि अगर मिस्टर प्लेंटिफ ने, अगर मिस्टर डिफेंडेंट ने कुछ भी काम गलत किया था, बट मिस्टर प्लेंटिफ ने भी उसमें काम गलत किया था, ठीक है, मान लिया मिस्टर डिफेंडेंट की ड्यूटी थी, बट कहीं ना कहीं मिस्टर प्लेंटिफ की भी ड्यूटी ऑफ केयर थी, उसको ध्यान रखना चाहिए था, बट उसने क्या है, प्लेंटिफ ने लैक ऑफ केयर करी, वो सावधानी नहीं बरती, जिसकी वजह से क्या है, प्लेंटिफ को खुद को नुकसान हो गया। बट जब प्लेंटिफ कोर्ट में सू करने गया कि जज साहब, जज साहब, मेरे को ना ये नुकसान हो गया क्योंकि उसको केयर करना था डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट ने नहीं किया, डिफेंडेंट जो है कंप्लीट डिफेंस की तरह बोलता था, जज साहब मैंने तो ठीक है लापरवाही करी केयर में, मैंने मान लिया, बट मिस्टर प्लेंटिफ ने भी लैक ऑफ केयर दिखाया, मिस्टर प्लेंटिफ की भी ड्यूटी बनती थी और मिस्टर प्लेंटिफ ने भी लैक ऑफ केयर दिखाया, तो मेरे को कंप्लीट डिफेंस चाहिए इस चीज का, और इसलिए जो भी डैमेजेस हुए हैं मिस्टर प्लेंटिफ को मैं तो नहीं दूंगा, क्योंकि मिस्टर प्लेंटिफ भी मेरे साथ में गलत था। बट बाद में क्या हुआ, इसको कंप्लीट डिफेंस ना लेकर बाद में थोड़े टाइम बाद इसको पार्शियल डिफेंस के तौर पे देखा गया। पार्शियल डिफेंस के तौर पे कैसे, ठीक है भाई डिफेंडेंट तू गलत है, मान लिया, मान लिया तेरा पार्टनर सामने वाला जिसने केस किया वो भी गलत है, दैट इज प्लेंटिफ, मान लिया वो भी गलत है, बट हमने क्या बोला, डिफेंडेंट तेरी भी तो गलती थी ना, स्टार्ट तो तेरी थी, मेन मेन ड्यूटी तो तेरी बनती थी, तूने ड्यूटी का ब्रीच किया, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मिस्टर प्लेंटिफ को डैमेजेस हो रहे हैं। मान लिया प्लेंटिफ भी गलत था, बट ड्यूटी तेरी थी, ड्यूटी का तूने ब्रीच किया, तूने ड्यूटी तोड़ी, तो ठीक है हम तेरे को कंप्लीट डिफेंस तो नहीं देंगे, बट हाँ ये है डैमेजेस तू चाहे कम दे दियो, जहां पहले तेरे को 1 लाख रुपए भरने होते
तो ठीक है, तू ऐसा कर, 20,000 रुपए भर दे डैमेजेस के तौर पे, किसको, मिस्टर प्लेंटिफ को। तो ये हो गया हमारा पार्शियल डिफेंस। ओके, रिड्यूसिंग डैमेजेस बेस्ड ऑन प्लेंटिफ फॉल्ट, प्लेंटिफ के फॉल्ट देख लेंगे, उस हिसाब से हम डैमेजेस को कम कर देंगे, डिपेंड करता है केस टू केस। ठीक है, चलो एग्जांपल देख लेते हैं इसका। इफ द कंडक्टर ऑफ अ बस इनवाइट करता है पैसेंजर्स को टू ट्रेवल ऑन द रूफ ऑफ द बस, and one of the passenger traveling on the roof is hit by the branch of a tree and falls down, और वो उसकी डेथ हो जाती है, there is not only negligence on the part of the conductor, also contributory negligence है पैसेंजर का। क्या मतलब है देख लेते हैं। भाई ठीक है, कंडक्टर तो बुला रहा है, आओ सारे बैठ जाओ बस के ऊपर, बैठ जाओ बस के ऊपर, बैठ जाओ, कंडक्टर तो बुला रहा है। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं थी बस के अंदर। मिस्टर कौन, मिस्टर पैसेंजर, मिस्टर पैसेंजर गया। अब कंडक्टर तो आवाज मार ही रहा है, भाई आ जाओ ऊपर, बैठ जाओ ऊपर, खाली है। मिस्टर पैसेंजर बेवकूफों की तरह ऊपर जाकर बैठ भी गया। अब यहाँ पे जो पेड़ था, जब जा रहे थे यहाँ से उसको हिट हो गया, और इससे क्या हुआ, मिस्टर पैसेंजर को कॉज हो गई इंजरी। मिस्टर पैसेंजर चले गए कोर्ट में। कोर्ट में जाकर मिस्टर पैसेंजर क्या कहते हैं, कहते हैं कि जज साहब मुझे इंजरी हुई है क्योंकि मेरे को ऊपर छत पर बिठा दिया था, तो मेरे को क्या दो, मेरे को जितने भी डैमेजेस हुए हैं वो मुझे दिलवाए जाए। मिस्टर कंडक्टर क्या कहते हैं, जज साहब मैंने बुलाया था तो मिस्टर पैसेंजर में दिमाग नहीं था कि ऊपर जाकर नहीं बैठे, जब पता है इतना रिस्की है वो नहीं संभाल पाएंगे, तो वो जाकर क्यों बैठे। तो यहाँ पे मिस्टर कंडक्टर की बात भी सही थी, मिस्टर पैसेंजर की भी सही थी। तो यहाँ पे जो है डैमेजेस को क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, बिकॉज पैसेंजर की खुद की भी गलती थी। दैट इज कंसीडर्ड टू बी तुम्हारा कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। ठीक है, अब जब हमने बोला इसको पार्शियल डिफेंस वाली चीज, हुआ क्या, कॉमन लॉ के बाद में जब कॉमन लॉ था उसने इस चीज को मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई करके क्या ला दिया, लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल, या हम कह सकते हैं इसको लास्ट चांस ला दिया। लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल कह लो या लास्ट चांस कह लो। इसमें क्या हुआ, इसमें ये बोला गया कि ठीक है भाई, डिफेंडेंट की भी गलती थी, प्लेंटिफ की भी गलती थी। कोर्ट बोला मुझे नहीं पता, मैं तो ये देखूंगा कि लास्ट चांस किसके पास था उस इंसिडेंट को रोकने के लिए, कि अगर कोई एक्सीडेंट होने वाला है तो लास्ट चांस किस पार्टी के पास था, प्लेंटिफ के पास है, डिफेंडेंट के पास, कि वो एक्सीडेंट बचा सकता था। मान लिया हो सकता है डिफेंडेंट की 60% गलती हो, प्लेंटिफ की 40% गलती हो, मान लिया, पर कोर्ट कह रहा है मुझे नहीं देखना किसकी गलती है किसकी नहीं, लास्ट में बताओ किसके पास जिम्मेवारी थी, लास्ट में बताओ वो एक्सीडेंट कौन बचा सकता था। अगर डिफेंडेंट बचा सकता था, फिर भी डिफेंडेंट ने अगर वो एक्सीडेंट नहीं बचाया, तो भाई डिफेंडेंट तुम तो लायबल माने जाओगे। वो हुआ हमारा लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल। देख लेते हैं, और ये रूल कहाँ अप्लाई हुआ था, डेविस वर्सेस मान में। This rule may be stated as when an accident happens through the combined negligence of two persons, दो पर्सन की गलती की वजह से होता है, he alone is liable, वो अकेला ही liable होएगा दूसरे को, जिसके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी थी of avoiding the accident by reasonable care। अगर तुम रीजनेबल केयर से अगर तुम उस एक्सीडेंट को बचा सकते थे, ये रहा, अगर तुम रीजनेबल केयर से उस एक्सीडेंट को बचा सकते थे, फिर भी तुमने नहीं बचाया, तो भाई तुम अकेले ही लायबल माने जाओगे उस एक्सीडेंट के लिए। ठीक है, और इसके बाद जो था, ये था हमारा कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। कंपोजिट नेग्लिजेंस मैंने बता ही दिया कि मिस्टर ए और बी की गलती की वजह से कोई इनोसेंट सी को हार्म हुआ है, इंजरी हुई है, दैट इज कंसीडर टू बी हमारा कंपोजिट नेग्लिजेंस। ठीक है, ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे नेग्लिजेंस के रिगार्डिंग। मैंने कोशिश करी है सारे ही पॉइंट्स कवर करने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।